वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे हमारा अध्याय है फलों तथा सब्जियों का परिरक्षण के तकनीक। इसको हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ये हमारा उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर का पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है ये। तो इसको मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ये अध्याय के रूप में भी पढ़ते हैं। क्या क्या मेथड है चलो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग किन किन तरीक़ों से जो हमारे फल होते हैं, जो हमारे सब्जी होते हैं, वो हमारे भारत देश में बहुत तरीके से वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये उसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे प्रिजर्वेशन बाई असेप्सिस, निरोगावस्था द्वारा, मतलब वायु नहीं जाने देना है, इसी को बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ असेप्सिस, निरोगावस्था द्वारा। दूसरा है प्रिजर्वेशन बाई लो टेम्परेचर, कम तापमान द्वारा, निम्न तापक्रम द्वारा लिखना। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाई ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, सुखाने के द्वारा। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाई पाश्चराइजेशन, पाश्चुरीकरण या जीवाणु विहीनीकरण या जीवाणु विहीन क्रिया बोलते हैं। प्रिजर्वेशन बाई स्टरलाइजेशन, निर्जमीकृत या निर्जमीकरण बोलते हैं। उसके बाद है प्रिजर्वेशन बाई प्रिजर्वेटिव्स, परिरक्षक पदार्थ जैसे कि नमक होता है, शक्कर होता है, इसमें रखते हैं तो ख़राब नहीं होते, जैसे कि अचार, इसी को प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। प्रिजर्वेशन बाई फर्मेंटेशन, किण्वीकरण द्वारा, जैसे कि सिरका हो गया। इसके अलावा 2-3 और है, उसको लिखते हैं, इतने को लिखो फिर देखते हैं। मिटा रहे इसको, लिख लिए होगे। इसके बाद 8 नंबर लिखना, आठ नंबर है प्रिजर्वेशन बाई रेडिएशन। रेडिएशन मतलब होता है विकिरण, विकिरण द्वारा। 9 नंबर है प्रिजर्वेशन बाई कैनिंग एंड बॉटलिंग। इसको क्या बोलते हैं, डिब्बाबंदी या बोतलबंदी। दोनों का तरीका एक ही है, उसको डिब्बा में बंद करते हैं, किसी को बॉटल में बंद करते हैं। जैसे टमाटर सॉस हो गया, जैम हो गया, उसको बोतल में बंद करते हैं, डिब्बा में बंद, किसी चीज़ को डिब्बा में भी बंद करते हैं। प्रिजर्व प्रोडक्ट, परिरक्षित उत्पाद बना करके। ये एक हमारा दूसरा चैप्टर होगा, एक नया अध्याय है। यहाँ पे जितना तरीका पढ़ रहे हैं ना, उसका एक तरीका है, जैम बना के, जेली बना के, अचार बना के हम लोग परिरक्षण कर सकते हैं। अब परिरक्षित उत्पाद को हम लोग एक नए अध्याय में सभी उत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। पहला नंबर से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा सबसे पहला टेक्निक है, सबसे पहला मेथड है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं या प्रिवेंशन भी बोल सकते हैं, बाई असेप्सिस, निरोगावस्था द्वारा। इसका मतलब ये है हम लोग सूक्ष्म जीव को जाने से रोकेंगे। अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि तेल डाल देंगे, नमक डाल देंगे, वो सब चीज़ आगे दूसरे विधि में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है, अगर सेप्सिस बोलते हैं मतलब हम लोग सूक्ष्म जीव को कैसे भी डिब्बा में बंद करके, कैसे भी करके हम लोग को सूक्ष्म जीव को प्रवेश करने से रोकना है। सूक्ष्म जीवों को प्रवेश
करने से रोकना। सूक्ष्म जीव को प्रवेश करने से रोकना क्या कहलाता है? असेप्सिस कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा है प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मतलब होता है कम तापमान। निम्न तापक्रम द्वारा। कम तापमान में कैसे सूक्ष्मजीव नहीं जाते हैं? तो निम्न तापक्रम के दो प्रकार हैं। एक है चिलिंग, जो फ्रीजर में हम लोग डालते हैं ना, उसको चिलिंग बोलते हैं। और दूसरा है कूलिंग, सिर्फ फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, उसको बोलते हैं। तो चिलिंग है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और कूलिंग है 15 डिग्री सेल्सियस। इस चीज़ को याद रखना। तो हमारे ये हो गए दो तरीके। अब तीसरा तरीका देखते हैं। लिखो, इसको मिटाता हूँ। इसके बाद 3 नंबर लिखना, प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग या डिहाइड्रेशन। दोनों का हिंदी मीनिंग सुखाना होता है। ड्राइंग मतलब भी सुखाना होता है, डिहाइड्रेशन मतलब भी सुखाना होता है। लेकिन अच्छे से अगर समझा जाए तो ड्राइंग मतलब हम लोग समझ सकते हैं सन ड्राइंग, धूप में सुखाना। धूप में सुखाना, तो धूप में सुखाना कैसा विधि है? धूप में सुखाना एक प्राकृतिक विधि है। और दूसरा है डिहाइड्रेशन, कृत्रिम विधि से सुखाना। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एक चीज़ यहाँ पर से पूछता है, 70 डिग्री ब्रिक्स नोट करना तक किसी चीज़ को सुखाया, ये चीज़ परीक्षा में पूछता है। 70 डिग्री किसी चीज़ को कितने देर तक, कब तक सुखाया जाता है? तो जब तक 70 डिग्री ब्रिक्स ना हो जाए। क्या चीज़ उसका? 70 डिग्री ब्रिक्स TSS टोटल सॉल्यूबल सॉल्यूट्स ना हो जाए, तब तक सुखाया जाता है। ऐसे बॉक्स बना के याद रखना। ये क्या था? 3 नंबर था प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग। अब इसके बाद चौथा नंबर देखते हैं। पास करके नोट डाउन कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद लिखना 4 नंबर, हमारा है 4 नंबर विधि प्रिजर्वेशन बाय पास्चुराइजेशन। पाश्चुरीकरण बोलते हैं, पाश्चुरीकरण या जीवाणु विहीन क्रिया। इस क्रिया में क्या किया जाता है? मुख्य रूप से फलों के जूस के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? फलों के जूस को। पैकेट में जो आता है ना फल का जूस, जैसे कि फ्रूटी हो गया, एप्पल का जूस आता है, स्ट्रॉबेरी लीची का जूस आता है। तो इसको कैसे करके रखा जाता है? ऐसे ही रख देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो उसके जूस को 85 से 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण।
और इस विधि से जो सूक्ष्म जीव है मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव मर जाता है, किंतु याद रखने वाली चीज़ है स्पोर, सूक्ष्म जीव का स्पोर होता है जिससे वापस वो सूक्ष्म जीव बन जाते हैं। स्पोर बच जाते हैं। एक और विधि पढ़ाऊंगी इसके बाद, उसमें देखेंगे कि सूक्ष्म जीव के साथ साथ स्पोर भी खत्म हो जाते हैं। पांचवा नंबर लिखना, इसको नोट डाउन करो। पांचवा नंबर लिखना, प्रिजर्वेशन बाय स्टेरिलाइजेशन, निर्जमीकरण या निर्जमीकृत बोलते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव के साथ साथ सूक्ष्म जीव के स्पोर भी खत्म हो जाते हैं, मतलब कोई चांस नहीं रहता वापस उनका जन्म लेने का। जो डिब्बा बंदी करते हैं सब्जियों का, फलों का, किसके इस्तेमाल होता है डिब्बा बंदी में? डिब्बा बंदी सब्जी तथा फलों का। और इसमें क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता था 85 से 90 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए। इसमें 100 से अधिक डिग्री सेल्सियस 100 से अधिक डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। अब इतना गर्म कोई सब्जी को नहीं किया जाता है, डिब्बा बंदी उसके डिब्बा को स्टेरलाइज करते हैं और पाश्चरीकरण में उस फल को किया जाता है, उस फल के जूस को किया जाता है गर्म, और यहाँ पे उसके डब्बा को किया जाता है। इससे ज़्यादा गर्म अगर उस सब्जी को करेंगे तो सब्जी का सब्जी बन जाएगा और फल भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ देखे, सूक्ष्म जीव के साथ उसके स्पोर भी नष्ट हो जाते हैं, और इस विधि से जो लाभदायक सूक्ष्म जीव, हमेशा हर सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं। तो इसमें लिखना लाभदायक सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। लिखो इतना। इसके बाद है छठवां नंबर, प्रिजर्वेशन बाय प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? परिरक्षक पदार्थ। ऐसे पदार्थ हो सकता है केमिकल हो सकता है केमिकल ना हो, ऑर्गेनिक चीज़ हो, जैसे कि सिरका, तेल ऑर्गेनिक चीज़ हो सकता है या केमिकल हो सकता है, सिंपल केमिकल या कॉम्प्लेक्स केमिकल भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ जिसको हम लोग उस पदार्थ, अचार हो गया, चटनी हो गया, जैम, जेली, कुछ भी हो गया, कुछ भी उत्पाद है जिसमें हम लोग उस पदार्थ को डालते हैं तो वो उत्पाद अच्छा रहता है, उसके कारण वो जो सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बढ़ने नहीं देता। इसको बोलते हैं परिरक्षक पदार्थ या प्रिजर्वेटिव्स। तो उसके दो क्लासेस हैं। पहला क्लास में ये चीज़ें आते हैं, नमक हो गया, शक्कर हो गया, सिरका, तेल, साइट्रिक एसिड। एक दूसरा क्लास पढ़ेंगे
दूसरा क्लास में केमिकल्स आते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है, वो केमिकल्स आते हैं। तो क्लास 1 में देखते हैं, सबसे पहला है हमारा नमक। नमक का सांद्रता होना चाहिए 15 से 20%। नमक किस में डालते हैं? नमक को प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सब्जियों के लिए किया जाता है और शक्कर को फलों के लिए किया जाता है। लेकिन हम लोग आम का अचार बनाते हैं, तो नमक भी डालते हैं। तो नमक का सांद्रता 15 से 20% होता है जब हम परिरक्षक पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं तो। लेकिन अगर हम लोग आम का अचार बनाते हैं तो सांद्रता होता है 10%। इस चीज़ को याद रखना, इसको पूछा जाता है। फिर शक्कर का है, पहले इसमें किस में इस्तेमाल होते हैं उसको यहाँ पे भी लिख लेना। यहाँ पे एक लाइन में लिखना, नमक चटनी बनाते हैं, चटनी में उपयोग होता है, अचार में उपयोग होता है। अब शक्कर का सांद्रता है कितना प्रतिशत मिलाया जाता है? तो 65 से 70% शक्कर मिलाया जाता है, ठीक है। और किस किस चीज़ के लिए उपयोग होता है? जैम, जेली, सॉस में भी उपयोग होता है, कैंडी, मुरब्बा, इसमें इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं सिरका क्या है जानते हो? एसिटिक एसिड है। सिरका का मात्रा कितना प्रतिशत मिलाया जाता है? तो 2 से 3%। अगर आपको ये पूछता है सिरका मतलब एसिटिक एसिड नहीं होता है, सिरका में एसिटिक एसिड होता है, लेकिन सिरका मतलब ही एसिटिक एसिड नहीं होता है। एसिटिक एसिड का कुछ मात्रा होता है, फिर बाकी बचा हुआ पदार्थ पानी होता है। एसिटिक एसिड इसमें 4 से 6%, 5% बोलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 6% इसमें सिरका में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल। सिरका किस में डालते हैं? चटनी, अचार में डाला जाता है, सलाद में भी डाल सकते हैं अच्छा रखने के लिए। और क्या हो सकता है? परिरक्षित पदार्थ, तेल हो सकता है, साइट्रिक एसिड हो सकता है। तेल किस में डालते हैं? अचार में डालते हैं, चटनी में भी डाल सकते हैं। साइट्रिक एसिड क्या करता है? मोल्ड के विकास को रोकता है। साइट्रिक एसिड साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, नींबू वर्गीय में, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो इसको कई चीज़ में डाला जाता है मोल्ड के ग्रोथ विकास को रोकने के लिए। अब क्लास 2 देखेंगे। हमारा दूसरा कैटेगरी है रासायनिक पदार्थ वाला, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। हमारा पहला रासायनिक पदार्थ है सोडियम बेंजोएट और दूसरा रासायनिक पदार्थ है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, KMS बोलते हैं शॉर्टकट में, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। इसमें परिरक्षक का कार्य कौन करता है? तो सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड किसमें पाया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। बाइसल्फाइड बोल रहे हैं, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे बेंजोएट है, मतलब बेंजोइक एसिड पाया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है? तो ऐसे पदार्थ जो रंगीन पदार्थ होते हैं, रंगीन पदार्थ जैसे जामुन का रस हो गया, जैसे कि टमाटर का रस हो गया, जैसे कि अनार का रस हो गया, फालसा का रस हो गया। यहाँ पे लिखना जामुन, अनार, फालसा, टमाटर। तो टमाटर का अगर सॉस बनाएंगे ना तो वहाँ पे हमारा परिरक्षक पदार्थ क्या होगा? सोडियम बेंजोएट डाला रहता है टमाटर के सॉस में।
टमाटर के केचप में, दोनों में। और यहाँ पे रंगहीन पदार्थ जैसे नींबू का जूस है, आंवला, एलोवेरा जूस, पतंजलि में सब बिकता है ना, आंवला जूस, एलोवेरा जूस। एलोवेरा में कोई रंग होता है? नहीं होता है। आंवला के रस में कोई रंग नहीं होता है। तो वहाँ पे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, आप देखना पतंजलि के कोई भी रस वाला प्रोडक्ट में, आंवला रस या एलोवेरा रस में देखना, उसमें KMS लिखा रहेगा कितना मात्रा में है, कितना, बहुत कम प्रतिशत में रहता है, मतलब नुकसान मत करे लोगों को। और यहाँ पे मात्रा है 700 से 1000 ppm, यहाँ पे 350 से 500 ppm। ppm मतलब बहुत कम मात्रा होता है। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में एक, नहीं तो ये क्या है? जहर है। तीसरा नंबर, इसको लिखो, उसके तीसरा नंबर रासायनिक, तीसरा नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, कार्बनिक अम्ल द्वारा बोलते हैं। कार्बनिक एसिड किसमें पाया जाता है? थम्स अप हो गया, कोको कोला हो गया। तो यहाँ पे मात्रा याद रखना है 14.6 ग्राम प्रति लीटर। और उदाहरण है अपना कोका कोला, स्लाइस, मिरिंडा, थम्स अप, जो भी जितना भी याद, सब चीज़ है वो। अब हम लोग इसको एक ना प्रिजर्वेशन में, प्रिजर्वेटिव परिरक्षक पदार्थ के द्वारा करके तो इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसको ना कार्बनीकरण द्वारा परिरक्षण भी बोलते हैं इसी को। तो 6 नंबर को 7 नंबर करके भी लिख सकते हो, अलग से टॉपिक बना के, नहीं तो इसी में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अपना 7वां नंबर को देखते हैं, फर्मेंटेशन, किण्वन द्वारा रक्षण। तो किण्वन 4 प्रकार का होता है। एल्कोहलिक, एल्कोहल का किण्वन, दूसरा है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल द्वारा किण्वन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक अम्ल किण्वन, और ब्यूटारिक अम्ल किण्वन। तो सबको एक एक करके देखते हैं। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है? किसी शर्करा पदार्थ जैसे फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज जैसा सूत्र होता है, C6H12O6। इसका एथिल अल्कोहल में बनना, C2H5OH। फ्रक्टोज का एथिल अल्कोहल में बनना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है। इस विधि से हम लोग फलों का, जैसे कि अंगूर हो गया, कुछ फल जिसका शराब बनाया जा सकता है, तो शराब के रूप में वो संरक्षित हो गया, मतलब फल वेस्ट नहीं हुआ है, वो शराब बन गया है। फ्रक्टोज शक्कर क्या बन गया है? अल्कोहल बन गया है। इसी को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पे लिखना अंगूर, सीडर। और दूसरा है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल बना है, इस फर्मेंटेशन में क्या होगा? सबसे पहले चरण में ये बनेगा, इसको पहले लिखेंगे ही। उसके बाद क्या होता है? एथिल अल्कोहल का C2H5OH का एसिटिक एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पे किसके मदद से बनता है उसको भी लिखना चाहिए। यहाँ पे यीस्ट के मदद से, और यहाँ पे किसके मदद से बनता है? असेटो, एक बैक्टीरिया है, बैक्टर असेटी, इसके एक बैक्टीरिया है, उसका वैज्ञानिक नाम है। इसके सहयोग से क्या बनता है? एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। तो इस विधि से क्या बनता है? अल्कोहल का सिरका बन जाता है। तो हम लोग कोई भी फल को एथिल अल्कोहल बनाए, एथिल अल्कोहल के बाद सिरका बना दिए। सिरका किसका बनता है? सेव का बनता है, किसी जैतून का बनता है, सब अलग अलग पदार्थ का सिरका बनाया जा सकता है इस तरीके से। तो सिरका के रूप में संरक्षित हो गया वो पदार्थ। अब है
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल दूध में क्या पाया जाता है। यहाँ पे सब्जी और फल का बात कर रहे हैं, दूध का बात, लेकिन फिर भी समझाने के लिए दूध में पाया जाता है लैक्टोज और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ फलों में भी सब्जियों में भी ये क्रिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दूध में ही लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज फल में भी उपस्थित हो सकते हैं और इसी तरीके से क्रिया होता है। इसका उदाहरण है अचार। अचार में जो खट्टापन होता है ना, अचार में जो क्रिया होता है वो लैक्टोज का लैक्टिक अम्ल में बनना होता है। अचार जब गल जाता है उसमें एक अलग टेस्ट आता है, वो लैक्टिक एसिड का टेस्ट होता है। आम के अचार में देखना। अब ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है, लैक्टोज का लैक्टोबैसिलस ब्यूटरिकस द्वारा ब्यूटारिक अम्ल में परिवर्तन होना। ब्यूटारिक अम्ल में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। ये चीज़ क्या, जो जूट होता है ना, जूट का रेशा इसी द्वारा सड़ाया जाता है और निकाला जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन। अब हम लोग देखते हैं अगला, इसको नोट करो फिर मिटाता हूँ। इसके बाद आप लोग हेडिंग लिखना, प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन। आठ नंबर लिखना, प्रिजर्वेशन बाय रेडिएशन, विकिरण द्वारा। इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। इस विधि में रेडिएशन द्वारा क्या किया जाता है, आलू, प्याज, गाजर पर इतना रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है ताकि वो अंकुरित मत हो। समय से पहले रेडिएशन कर दिया जाता है, फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है, फिर वो अंकुरित नहीं होते हैं, काफ़ी दिन तक रहते हैं, काफ़ी दिन तक नहीं, महीना 2 महीना तक बस से। उसके बाद फिर उन लोग रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा, फिर अंकुरित हो जाएंगे। तो इस विधि से आलू, प्याज और गाजर। और इसके बाद 9वां नंबर हम लोग डिब्बा बंदी पढ़ेंगे। उसका एक हमारा एक अलग, वो बड़ा चीज़ है, उसका हमारा एक अलग क्लास होगा। और उसके बाद हम लोग परिरक्षित उत्पाद पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।